रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन पे पहले भी मैंने वीडियो बना ली जिसमें मैंने थायराइड हार्मोन के रिलीज़ के बारे में बताया कि कैसे वो हमारे पास फॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन से, ठीक, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है कि थायराइड हार्मोन की क्या फंक्शन है, इसके ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन जो होता है उसकी ट्रांसपोर्ट जैसे वो बन जाती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट होती है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के ज़रिए। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन बाइंडिंग भी से कहते हैं, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के ज़रिए या थायरॉक्सिन बाइंडिंग अल्ब्यूमिन और प्री अल्ब्यूमिन के ज़रिए। ठीक है, इनकी जो रेशियो है वो 80% और T4 और 60% T3 को करती है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और बाकी जो बची है उसे अल्ब्यूमिन और प्री अल्ब्यूमिन उसकी ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड में। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है थायरॉक्सिन और T3 और T4 की कैसे प्रोडक्शन होती है। तो हाँ, आपने काफ़ी स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले आयोडीन का अपटेक होती है, फिर उसकी हमारे पास आयोडीनेशन होती है और उसके बाद उसका रिलीज़ होता है। तो कुछ फैक्टर होते हैं जो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो गाइट्रोजिन्स क्या होते हैं जो कि आयोडीन के अपटेक को ब्लॉक कर देती हैं और उसकी यूटिलाइजेशन को। ठीक है, तो आयोडीन ना तो अपटेक हो सकी ना उसकी यूटिलाइज होकर आयोडीनेशन हो सकी। इसी तरह थायोसाइनेट और थायोयूरी ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने के, तो ये आपस में मिक्स नहीं करने के। थायोसाइनेट जो होता है ना वो आयोडीन का अपटेक, मतलब उसको सोडियम जो पोटाशियम पंप के जरिए उसकी अपटेक होती है ना वहाँ से ब्लॉक कर देता है। और थायोयूरिया जो होता है ना वो आयोडीनेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिर ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि T3 जो होते हैं ना वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, T4 जो होता है वो ज़्यादा होते हैं T3 से, T4 ज़्यादा होता है। लेकिन जो T3 होता कम है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म उसकी ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा पोटेंट होता है T3। इसलिए क्या होता है कि T4 जो होती है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है ज़्यादा फॉर्म में, लेकिन जब टिश्यू लेवल पे जाता है तो T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ जो T4 की है वो 4 to 7 डेज और T3 की 1 डे है। इसका क्या रीज़न है कि जो 4 होते हैं ना, मैंने पहले बताया कि उसकी पोटेंसी कम होती है, T3 की ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे उसकी T3 की थोड़ी सी ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है ना थायरोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन से अलग हो जाता है और इसकी हाफ लाइफ कम होती है और T4 की ज़्यादा होती है। दूसरी रीज़न ये है कि जो T3 है वो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनके साथ T3 लूजली अटैच होता है और T4 बड़ी हाईली बॉन्डिंग से अटैच होता है। इसलिए T4 आराम से उन बाइंडिंग प्रोटीन से नहीं अलग होता और उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। और T3 क्योंकि लूजली अटैच होता है बाइंडिंग प्रोटीन से, आराम से वहाँ से अलग हो जाता है और टिश्यू में यूज़ हो जाता है, इसलिए इसकी हाफ लाइफ कम है। अब जो इसके रिसेप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। तो इसके रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, या न्यूक्लियस बिल्कुल डीएनए के साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर इसके रिसेप्टर होते हैं। और जो थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर होता है ना वो हेटेरोडाइमर बनाता है विद रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर RXR के साथ। वो जो थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर है वो RXR के साथ हेटेरोडाइमर बनाता है। तो ये भी हमसे क्यों आ जाते हैं कि थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर किसके साथ हेटेरोडाइमर बनाता है, तो वो RXR के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास होता है कि जो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है ना थायराइड हार्मोन के वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने ये याद रखना कि थायराइड जो हार्मोन है वो हर जगह मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, हर जगह जो भी मेटाबॉलिज्म है उन सबको एक्टिवेट कर देता है। कैसे ये जो है ना प्रोटीन की सेंसिस को भी इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ उसकी डिग्रेडेशन को भी इंक्रीज कर देता है। कैसे कि थोड़ी अमाउंट में होगा थायराइड हार्मोन तो प्रोटीन की सेंसिस ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट हो जाए नॉर्मल से तो उसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को वो बढ़ा देता है और उसकी सरफेस एरिया को भी। इसका क्या मकसद है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा एटीपी बनते हैं। अब ज़्यादा एटीपी बनेंगे तो ज़्यादा एटीपी की वजह से हमें एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उससे हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो थायराइड हार्मोन का आपने ये लाइन लाजमी याद रखें कि इसका मेन काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा एटीपी यूज़ करेगा, क्योंकि एक पंप एटीपी ज़्यादा यूज़ करता है और उसकी वजह से हमारे पास हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उन पेशेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ये मैंने वीडियो में बनाया हो जिसमें हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के डिफरेंस है, उसमें सारी डिजीज़ आ जाती है थायराइड की। ठीक है, वो आपने वीडियो लाजमी देखनी। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेन पे। ब्रेन पे का क्या फंक्शन होता है कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है ना उसे हम कहते हैं ब्रेन सेरिब्रेशन। तो ब्रेन सेरिब्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है। ठीक है,
अब हम इसके नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं ग्रोथ हार्मोन इनका चिल्ड्रन पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर की एमसीक्यूज आ जाता है कि चिल्ड्रन पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, चिल्ड्रन पे ऐसे इफेक्ट करता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी चिल्ड्रन की ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है। लेकिन जब अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ तो शुरू में ज़्यादा होती है, उसकी हाइट भी शुरू में ज़्यादा बढ़ती है, मस्कुलेचर उसका बढ़ जाता है, बड़े मसल मैस उसका आ जाता है। लेकिन चूंकि थायराइड हार्मोन की वजह से एपिफाइसिस जल्दी क्लोज हो जाती हैं, इसलिए उसकी इवेंचुअली जो है ना उसकी हाइट शॉर्ट ही रह जाती है, मतलब हाइपो या हाइपर उसकी हाइट शॉर्ट होती है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के क्या इफेक्ट करता है। देखो ये बड़ा अजीब सा हार्मोन है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के जितने मेटाबॉलिज्म है उन सबको स्टिमुलेट कर देता है। कैसे, एक तरफ से वो ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज कर रहा है जिससे ग्लूकोज का लेवल कम होगा, दूसरी तरफ वो ग्लूकोनियोजेंसिस को भी इंक्रीज करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। मतलब एक तरफ ग्लूकोज का लेवल बढ़ा भी रहा है, दूसरी तरफ उसको कम भी कर रहा है। एक तरफ ग्लूकोज का अपटेक मतलब उसकी यूटिलाइजेशन को ज्यादा करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज कम होता है, दूसरी तरफ ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन जीआईटी से ज्यादा करता है ताकि ग्लूकोज ज्यादा हो जाए। मतलब ये हर काम करेगा जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, इसी तरह लिपिड पे क्या करता है, लिपिड पे इसका आपने जो है ना ये ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि लिपिड पे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, फास्फोलिपिड और ट्राइसैलिग्लिसरॉल के लेवल को कम करता है। तो जब ये टूटेंगे, इनके लेवल कम होगा तो वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फ्री फैटी एसिड इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, थायराइड हार्मोन जो कैसे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की थायराइड हार्मोन कैसे कम तक करता है कि ये जो लिवर होता है ना, लिवर उस पे एलडीएल रिसेप्टर को बढ़ा देता है। अब एलडीएल वो फॉर्म है लिपोप्रोटीन की जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा मौजूद होता है। एलडीएल का आप ऐसा समझे, एलडीएल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर एलडीएल रिसेप्टर को लिवर पे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा से जो एलडीएल होता है वो लिवर में चला जाता है, तो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। जब एक मतलब लिवर के पास चला जाता है ना, तो लिवर इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट कर देता है, और बाइल तो आपको पता है बाइल जो है वो फीसिस के जरिए एक्सीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन पे क्या इसका इफेक्ट होता है। अब देखो ये इंक्रीज विटामिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, एक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो जब ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होगी जहाँ पे, उसका मतलब वहाँ पे इंजाइम ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब जहाँ पे इंजाइम ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ पे कोएंजाइम भी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, क्योंकि इंजाइम को कोएंजाइम चाहिए, और मोस्टली हमारी बॉडी में कोएंजाइम विटामिन होते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा इंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं, विटामिन की नीड बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में नॉर्मल से मौजूद हो सकता है कि विटामिन नॉर्मल मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा होगी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, तो हम कहते हैं वहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास विटामिन की डिफिशेंसी हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी हमारे पास डिफिशेंसी क्यों होती है, क्योंकि उनकी नीड बढ़ जाती है। अब फिर क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अच्छा बॉडी का वेट कम करता है, कैसे कम करता है, एक तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हर चीज़ होते हैं, प्रोटीन वगैरह वो सारी टूट जाती है, लिपिड भी, तो इस तरह ये वेट कम हो जाता है। दूसरा क्या करता है हमारे पास कि ये नॉर्मली जो है ना वेट को इन्होंने कहा है नॉर्मली डिक्रीज करते हैं, लेकिन मोस्टली ये वेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक तरफ से मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करे, दूसरी तरफ से भूख को बढ़ा देता है, एपिटाइट को, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका नॉर्मली जो है इतना इफेक्ट नहीं होता वेट गेन पे। ठीक है, या सॉरी वेट लूज पे। फिर हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से क्या होता है वैसोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसी तरह कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट रेट जो है ना उसको भी बढ़ा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि ये हमें ये एक क्लिनिकल हमारे पास होता है टर्म कि हार्ट रेट अगर हमारे पास बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। अगर हार्ट रेट अगर किसी का कम है तो हमें पता चल जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, इसी तरह हार्ट की स्ट्रेंथ को शुरू में तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हार्मोन होने की वजह से प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी, हार्ट का मसल मैस कम होने की वजह से हार्ट स्ट्रेंथ इवेंचुअली कम हो जाती है, लेकिन शुरू में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह जो रिस्पिरेशन है उसको इंक्रीज करता है। देखो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी मेटाबॉलिज्म की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है तो रिस्पिरेशन तो इंक्रीज ही होना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाते हैं मसल ट्रिमर्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। मसल ट्रिमर की एक और वजह भी ये भी होती है क्योंकि ये जो होता है ना साइनेप्टिक एक्टिविटी उसको इंक्रीज कर देता है, तो जिसकी वजह से ट्रिमर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना दूसरा इसके फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं करने।
अच्छा देखो यहाँ पे ये 4 फंक्शन मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मीन आर्टीरियल प्रेशर तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये नॉर्मल रहता है। लेकिन हमारे पास जो पल्स प्रेशर होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है कार्बोनिक आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से, और डायसिस्टोलिक कम हो जाता है। तो डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक में गैप ज़्यादा आने की वजह से पल्स प्रेशर क्या होता है, इन दोनों के में गैप ही होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। तो जब सिस्टोलिक बढ़ रहा है और नीचे से डायसिस्टोलिक कम हो तो गैप ज़्यादा हो रहा है, तो पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह को ऑब्जॉर्व कर सके, ठीक है। अच्छा फिर होता है थायराइड हार्मोन जो है ना, वो दूसरे हार्मोन पर भी इफेक्ट करता है। कैसे? जब हमारे पास देखो ग्लूकोज की, मैंने पीछे बताया कि ग्लूकोज की क्या कहता है हमारे पास अपने को ग्लूकेज को ग्लूकोनियोजेंसिस, जब ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा होगी, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा। इसी तरह दूसरे हार्मोन पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, मतलब वहाँ पे उसको मेटाबॉलिज्म को जो है ना इफेक्ट करके दूसरे हार्मोन को भी ये साथ में इफेक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन इफेक्ट ऑन सेक्सुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है ना एसक्यूज में आ जाता है, वाई में भी पूछा जाता है। कैसे कि अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन का कम है मैन में, तो उससे लॉस ऑफ लिबिडो होगा। क्या इसका मतलब क्या है कि उस बंदे में ना सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगी, उसका जो है ना जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो उसको मन नहीं करेगा इस काम में, ठीक है, तो उसकी डिज़ायर कम हो जाएगी। इसी तरह जो है ना अगर थायराइड हार्मोन मेल में ज़्यादा है तो उसकी वजह से इम्पोटेंसी हो सकती है, मतलब कम हो या ज़्यादा दोनों में ये नुकसानदेह है। लेकिन फीमेल में इसके बड़े अजीब व गरीब काम होते हैं। कैसे? देखो फीमेल में क्या कहता है, अगर थायराइड हार्मोन कम है तो उसकी वजह से या तो मेनोरेगिया हो सकता है या पॉलीमेनोरिया हो सकता है। मेनोरेगिया क्या होता है कि एक्सेसिव मेंसेस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और पॉलीमेनोरिया में मतलब उसमें ब्लीडिंग जो होती है, इसमें मेनोरेगिया में एक्सेसिव होती है और इसमें फ्रीक्वेंट मेंसेस होते हैं। पॉलीमेनोरिया मतलब उसके हो सकते हैं एक नॉर्मली 1 मंथ में एक होता है मेंसल साइकिल, लेकिन इसमें क्या हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिनमें क्या होता है कि फीमेल में थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से ना इन 2 सिम्टम की बजाय उनमें क्या हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। मतलब हो सकता है उनके 28 दिन का पीरियड है, उसके बाद उनका 26 इसी तरह इरेगुलर होगा पीरियड, ठीक है, और उसके साथ उनमें एमन्यूरिया भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल उनकी मैसेज ही खत्म हो जाए। तो ये देखो कुछ नॉर्मली तो ये 2 चीज़ें होती है, लेकिन कुछ फीमेल में इरेगुलर पीरियड या एमन्यूरिया हो सकता है। अब यहाँ तो ये तो हमने बात की लैक ऑफ थायराइड की। अब अगर ज़्यादा थायराइड है हार्मोन, ठीक है, ज़्यादा थायराइड हार्मोन की वजह से क्या होता है कि ओलेगोमेनूरिया हो सकता है। अब ओलेगोमेनूरिया क्या होता है कि रिड्यूस ब्लीडिंग होती है, उसके मैंसेज होंगे लेकिन उसकी बड़ी जो ब्लीडिंग हो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होगी कि उसे फील ही नहीं होगा, ठीक है, ओलेगोमेनूरिया। दूसरा क्या होता है कि सम टाइम एमन्यूरिया। अब देखो हाइपर हो या हाइपो या हाइपर, दोनों में क्या हो सकता है, एमन्यूरिया हो सकता है इस फीमेल में, ठीक है, लेकिन वो सम टाइम ओकेजनली होता है एमन्यूरिया, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से सेक्सुअल इसका याद कर लें। यहाँ पे हमारा थायराइड हार्मोन कंप्लीट हो गया। इसके जो आपने डिसऑर्डर देखने थायराइड हार्मोन की, तो मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है जिसमें हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का डिफरेंशिएट है, और उसमें मैंने सारे जो है ना डिसऑर्डर भी वहाँ पे मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो है ना कॉमेंट में लाजमी लिखें अगर आपको समझ आई है, और इसको लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।